आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स देख रहे थे और इससे पहले कुछ एसएचओ के अनसॉल्व क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और उससे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिखाई थी और नॉर्मलाइजेशन। तो देखो एसएचओ वाला करो या ना करो, बट लेकिन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और दूसरा नॉर्मलाइजेशन, ये जरूर देख लेना, क्योंकि चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारा मतलब पोटेंशियल वेल के हो, ठीक है, या चाहे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चन हो, या फिर ये हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चन हो, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम, सब में हर क्वेश्चन में एक टाइप का क्वेश्चन सेम ही रहता है। वो पूछता है कि भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता दो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स की, एक्स स्क्वायर की, ठीक है, पी की, पी स्क्वायर की, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो पूछता है। अब उसके लिए देखो पोटेंशियल वेल के लिए अपना फंक्शन होगा, एसएचओ के लिए अपना होगा और हाइड्रोजन एटम के लिए अपना होगा। तो यहाँ पे हम लोग भी पोटेंशियल वेल की बात करेंगे और इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही आना चाहिए, मतलब या तो चाहे अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो कहीं से सीख लो। और वैसे मैंने भी बना रखा है इस पे, ठीक है। और जितने भी आईआईटी जैम के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट जो है, स्कोरिंग पार्ट, वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा ही बहुत स्कोरिंग पार्ट है और उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि देखो इसमें जो इंटीग्रेशंस भी आते हैं वो इतने टफ नहीं आते, बहुत इजी आते हैं। उसमें सीधे फॉर्मूला लग जाता है तो 2 मिनट में आंसर आ जाता है। इसलिए सबसे आसान जो भी आता है वो क्वांटम मैकेनिक्स का ही पोर्शन आता है, बहुत इजी होता है। तो इस पे अगर कमांड है तो फिर काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब एटलीस्ट कट ऑफ तो पार कर ही लोगे, इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। जैसे बहुत से क्वेश्चन है, जैसे अभी उसी टाइम लिखते वक्त ही डिस्कस कर लेंगे। देखो ये इतना हो गया, ये पूछता है पूरा, ठीक है। तो अब एक चीज़ थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और हमें जानना है ब्रैनकट नोटेशन, क्योंकि जिसके नोटेशन से होता है ना, ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ऑर्थो मतलब इस तरीके से हमको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गिवन है, हमको एक साई वेव फंक्शन है। लेट साई एन ऑफ एक्स बी अ वेव फंक्शन, देन अगर आप इसको पूरे इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब होल स्पेस में इसको इंटीग्रेट करें। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रहता है। कहीं पे 0 से इन्फिनिटी मिलेगा, तो कहीं 0 से एल मिलेगा, तो कहीं माइनस एल से एल मिलेगा, मतलब उसकी बाउंड्री है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई ऑफ एन कंजुगेट साई ऑफ एम डी टाउ, क्योंकि होल स्पेस में इसको इंटीग्रेट करना है तो ये वॉल्यूम है डी टाउ। अब हम लोग वो बचपन वाला डी भी नहीं लिखते हैं, अब डी टाउ लिखते हैं, या फिर डी क्यू आर भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। ये होता है क्रोनिकल डेल्टा एन ऑफ एम, मतलब डेल्टा एन ऑफ एम। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसको कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू 1 के बराबर होगी अगर n इक्वल टू m है, और ये 0 के बराबर होगी अगर n नॉट इक्वल टू m है, ठीक है। इसी पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1D बॉक्स की बात हो रही है तो 1D से ही बात करते हैं। देखो 1D बॉक्स में जो हमारा वेव फंक्शन साई n होता है वो होता है रूट में 2/l साइन n पाई x बाई l, ठीक। अगर साई 1 निकालना चाहो तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज साई 1 होगा हमारा रूट में 2/l साइन पाई x बाई l। और अगर साई 2 की बात करें तो ये हो जाएगा रूट में 2/l साइन 2 पाई x बाई l।
अब अगर इससे इसको कैलकुलेट करो, माइनस नहीं, इधर 0 से L लिमिट होती है ना, क्योंकि इस तरीके से बॉक्स होता है 0 से L, तो ये हो जाएगा 0 से L psi 1x इसका कंजुगेट है, और इसको सॉल्व करना, देखना इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा। अब और दूसरा अगर यहाँ से करना तो ऐसे करना, 0 से L psi 1 का कंजुगेट और psi 2x, ये देखना तो 0 आएगा। अभी यहाँ पे तो कंजुगेट का कोई अंतर वैसे रहेगा नहीं, क्योंकि psi 1 बराबर psi 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको सॉल्व करके देख लेना, psi 1 की जगह पे इसको पुट करना। अब कंजुगेट भी वही आने वाला भाई। कंजुगेट क्या करता है, इसको करते हैं कंजुगेट। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी आई दिखे, चाहे जहाँ दिखे पूरे इक्वेशन में, उसको -i से रिप्लेस कर दो, बस। कंजुगेट का मतलब यही होता है, वेव फंक्शन में जहाँ पे भी आई दिखे उसकी जगह पे -i कर दो। अब देखो, अभी हमारे क्या कहते हैं, बीएससी का जब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस हुआ था ना, तो उस पर इससे एक क्वेश्चन आया था। मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन आया था। देखो, क्वेश्चन ऐसा था, कहा था कि इसमें से सही कौन सा है। तो उन्होंने कहा था ये -∞ से इन्फिनिटी psi of x, ठीक है, इक्वल टू 1। ये ऑप्शन ये था। ऑप्शन बी था -∞ से इन्फिनिटी मॉड ऑफ psi x स्क्वायर इक्वल टू 1, और था -∞ से इन्फिनिटी psi स्टार x psi of x इक्वल टू 1। ऐसे एक और था सी वाला, और डी, वो था -∞ से इन्फिनिटी psi स्टार x का मॉड। ठीक है, इस तरीके से था। तो उसमें अब ऑप्शन बताना था, तो सीधे सीधे दिख रहा है यही वाला सही, psi स्टार कंजुगेट इंटू psi इक्वल टू 1 है ना। तो देख रहे हो कैसे इस पे क्वेश्चन बना था, 1 नंबर का था ये। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ब्रैकेट नोटेशन की। देखो, इनको मिला दो तो ये बनेगा ब्रैकेट, तो उसी से है ये। इस तरीके से आपके पास ये ब्रैकेट है। ठीक है, इसको ऐसे बी से तोड़ दो, तो इस वाले पोर्शन को कहेंगे हम ब्रै, और इस वाले पोर्शन को कहेंगे हम लोग कैट। तो देखो, ये इस तरीके से ऐसे ये पूरा हो गया एक साथ, और ये ऐसे पूरा हो गया। तो अब जो हम लोग साई स्टार कंजुगेट कहते थे ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से, और जो साई था उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर करना चाहो तो जो हम लोग साई स्टार साई डी टाउ कर रहे थे पूरे इंटीग्रेट में -∞ से इन्फिनिटी, तो उसको हम लोग सीधे कर सकते हैं साई ऑफ साई, इस तरीके से। मतलब अब स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आता है कि जिसका ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये साई स्टार है और ये साई है। ठीक है, तो देखो अब ऑर्थो नॉर्मलिटी वाली कंडीशन क्या बनने वाली है। अब तुम्हारी कंडीशन बनने वाली है साई एन साई एम इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर एन इक्वल एम है, इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर एन डज नॉट इक्वल टू एम है। मतलब अगर साई 1 ऑफ साई 1 करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, और अगर साई 2 ऑफ साई 3 कर लेते हैं तो ये 0 आने वाला है ना। ये चेंज होगा क्योंकि दोनों नीचे के, अगर यही साई 2 होता तो भी 1 आ जाता, या साई 3 होता तो ये 1 आ जाता है। ठीक है, अब इसको इसलिए बता रहे क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। नहीं तो ना, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं और कुछ दिमाग लगा करना चाहिए। नहीं तो एक क्वेश्चन है, एक सर है ये पढ़ाते हैं एक कोचिंग में, तो ये 3 लाइन का आंसर था। सोचो, 3 लाइन का आंसर था, उन्होंने कराया 3 पेज में, वो भी गलत आंसर। तो कोई मतलब ना इफिशियंसी रही ना एक्यूरेसी रही, तो कोई मतलब नहीं था ना उसका। इसलिए कुछ चीजें आनी चाहिए। इसको देख लो, अभी क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। देखो, पोटेंशियल वेल की जब बात करते हैं
तो उसमें दो प्रकार के वेल आते हैं, एक आता है सिमेट्रिक, एक आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, या एसिमेट्रिक कह लो, एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल। तो देखो अभी तो वैसे हमें हमको इसी पर डिस्कस करना है और इसको भी देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन इसका बहुत इजी डेरिवेशन है और ये मैंने कर भी रखा है ऑलरेडी। और इसका डेरिवेशन थोड़ा टफ है, थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है। इसमें tan वैन ऐसे ग्राफ वगैरह बनते हैं ऐसे, कुछ ऐसे बनते हैं ग्राफ, tan और cos से बनते हैं, tan और cos से, ठीक है। अब अंतर क्या है इसमें, नाम से पता चला वो सिमेट्रिक है, मतलब वो किसी के अबाउट सिमेट्री होगी, अबाउट मतलब यहाँ पे जीरो की बात करेंगे, और ये एसिमेट्रिक है तो नहीं होगी। मतलब अगर तुमको लिमिट क्वेश्चन में दी हो -l to l या -l/2 to l/2, समझ जाना ये किसका है, ये सिमेट्रिक का है अपने आप, ठीक है। एक क्वेश्चन भी इस पर आया हुआ है जैम का, IIT जैम का, सिमेट्रिक पे था, उसमें लिमिट -l/2 से l/2 था, तो उसके अकॉर्डिंग उसको करना था, बस वेव फंक्शन का अंतर होता है। वहीं तुम लोग इससे कर देते तो गलत हो जाता। और एंटी सिमेट्रिक में 0 से l होगी या 0 से 2l होगी, मतलब इस टाइप में होगी, 0 से लेके चलेगी। तो देख सकते हो 0 के अबाउट सिमेट्री हो गई इसमें, 0 इधर पे -l इधर पे l, पर यहाँ पे सिमेट्री नहीं हुई, 0 l, यहाँ पे l/2 के अबाउट सिमेट्री है, ठीक, ये हो गया। और वेव फंक्शन की बात करते हैं तो पहले एसिमेट्रिक की बात करते हैं, एंटी सिमेट्रिक तो बाद में देख लेंगे। एसिमेट्रिक, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसमें हमारा वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन साइन n होता है वो रूट में 2/l साइन n पाई x/l, ठीक है। ये सबको रटा होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, मतलब एटलीस्ट जिनको आगे फिजिक्स में करना है वो उनको लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की जो होती है वो होती है तुम्हारी l/2। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो n होता है ना ये हमेशा 1 2 3 से शुरू होता है, 0 से कभी शुरू नहीं होता, इसको ध्यान रखना। बट वहीं पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में n का वैल्यू 0 हो सकता है, पर इसमें नहीं हो सकता। n = 1 2 3 एंड सो ऑन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की l/2 होती है, और यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ सेंटर इसका l/2 पड़ता है तो इसलिए l/2 आता है। जैसे अगर इसमें बात करेंगे सिमेट्रिक में, तो इसका सेंटर 0 पड़ता है ना, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होगा x का। नंबर सी देखते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू x² का, ये आता है l²/3 माइनस l²/2 n पाई होल स्क्वायर। फिर ये भी से डी देखते हैं p का, तो p का आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 और लास्ट p² क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये आता है n² h²/4l², या फिर और लिखना चाहो तो पाई n h/l, ठीक है। ये h/2 पाई 2 पाई, हाँ ठीक है, इधर पाई है ना। तो इसको एक जगह कॉपी पे लिख लो और चिपका लो। याद करने के लिए इसमें बस दो ही ध्यान रखना, ठीक है, इसको एंड इसको। और देखो अभी एक इसमें बहुत सही चीज़ है, ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा IIT जैम का आया हुआ है, IIT जैम। खैर बहुत पहले आया था इसलिए इतना लो लेवल था, अब तो ये नहीं आएगा, पर इसका नाम तो खैर हो ही गया है कि IIT जैम में आया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये जस्ट अभी के CUET में आया है, CUET 2022 फिजिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, यही गिवन था और पूछा गया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए x की। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दोनों रटे होने चाहिए। अब मैं तुम्हें एक चीज़ से और दिखाना चाहती हूँ, वैसे इन सबका ऑलरेडी मैंने सबका प्रूफ कर रखा है, जाके देख लें, नहीं तो भी आगे इसको फिर से करना ही है क्योंकि एक क्वेश्चन ही है पूरा। मतलब एक क्वेश्चन है, सोच लो उसमें x का भी पूछा है, x² भी पूछा है और p भी पूछा है, p² का सब एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिखाती हूँ। हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि डेल्टा पी डेल्टा एक्स जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए h कट बाई 2, है कि नहीं। चलो इसको फिर देखते हैं। अब डेल्टा ऑफ समथिंग, जैसे डेल्टा ऑफ ए एक ऑपरेटर है, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या है, ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और ये ए एक्स मतलब ये स्क्वायर है किसका, ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, इसका रूट। तो दिस इज आर डेल्टा ऑफ ए। इसको वेरिएंस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ठीक है। ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल का पार्ट है, स्टैटिस्टिकल का इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अब अनसॉल्व में ही पूछा हुआ है तो अभी डिस्कस करें तो एक ही साथ बता देते हैं। चलो हम लोग पहले निकालते हैं डेल्टा ऑफ एक्स। डेल्टा एक्स क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर रूट में। अब भाई एक्स का स्क्वायर का तो तुम्हारा एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एन पाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स का आने वाला है एल स्क्वायर बाई 2 4, ठीक है, इसका रूट। अब देखो यहाँ से एल तो हो जाएगा बाहर, तो ये ऐसे बनने वाला है एल स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 एन पाई स्क्वायर, ठीक है, इसके पूरे का रूट। आगे देखो कितना आता है, दिस इक्वल टू एल यहाँ से बाहर आ गया और 4 को भी एलसीएम लेके बाहर कर दो तो 2 हो जाएगा। l/2 रूट में ये बचने वाला है 1/3 माइनस 2/n पाई स्क्वायर। देख लो शायद यही आना चाहिए। देखते हैं, मिल जाएगा 4 माइनस 3 माइनस देख लो कैलकुलेट करके, शायद ये आना चाहिए या फिर मैं कर देती हूँ। रुको, ये बनेगा एल बाहर करते हैं 1/3 इंटू 4 और ऊपर जाएगा 4, 3 को 4 बार करेंगे माइनस 3/4 इंटू 3 माइनस 6/2 इंटू 6 एन पाई स्क्वायर। तो 4 को बाहर ले लो हर जगह से, एल 4/3 माइनस 3/3 फिर माइनस 4 यहाँ से बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 6/3 और इधर बचने वाला एन पाई स्क्वायर, ठीक है। और अपन यहाँ 2 आ जाएगा तो देखो ये हो जाएगा 4 में से गए तो 1/3 और माइनस 2/n पाई स्क्वायर, है ना। तो आगे इतना ही आना चाहिए था। चलो तो ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स। अब डेल्टा पी निकालते हैं। डेल्टा पी होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी स्क्वायर की माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी का होल स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस इतना, ऐसे। तो पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने देखा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर माइनस 0 रूट में, तो ये कितना आ जाएगा एन एच अपॉन 4 एल। अब दोनों को पुट करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो देयरफॉर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू
ये आने वाला एच कट अपॉन 2 रूट में एन पाई बाई 3, एन पाई का स्क्वायर है, ठीक है, -2। तो ये हमारा डेल्टा पी और डेल्टा एक्स आ गया। अब पहले चेक कर लेते हैं ये वैलिड है कि नहीं है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी एट, जब n को 1 ले लो भाई, n की पॉसिबल सबसे छोटी वैल्यू 1 ही है, बड़ी तो चाहिए जितनी हो जाए। तो इसमें पुट कर दो, तो देखो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स आने वाला है एच कट बाई 2 1.14, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन है एच कट बाई 2। तो देख सकते हो कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है ना। एक क्वेश्चन और आया था इसी से, अब इसी में आया था, ये पूछा था कि गॉसियन वेव से पूछा था, ठीक है। अभी क्या है, गॉसियन वेव आगे आएगा, पर लेकिन इसमें क्वेश्चन ये था कि इक्वलिटी, क्वेश्चन था व्हेन इक्वलिटी होल्ड्स इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन में जब डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच कट बाई 2 हो जाए। ये सिर्फ होता है गॉसियन वेव के लिए, गॉसियन वेव के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको देख लो ऐसे। ये भी मतलब हमारे एमसीक्यू में ही आया था ये क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, वैरायटी क्वेश्चन की जैसे आएंगे हमारे में। देखो क्वेश्चन टाइप कैसे आता है। हाँ, एक चीज छूट गया इसमें, एनर्जी तो छूटी गई। हमने मोमेंटम की बात कर ली, एक्स की बात कर ली, है ना, एक्स स्क्वायर की सबकी। अब एनर्जी भी बच गई। एक्सपेक्टेंस वैल्यू ऑफ ई एन जो होती है वो होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 एम ए स्क्वायर। ए स्क्वायर या एल स्क्वायर चाहे जो हो, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी लेंथ गिवन होगी 0 से ए या 0 से एल या 0 से, वही यहाँ पे चूज करना। एम क्या है, यहाँ पे मास है, और एन जो है भाई वो 1 2 3 एंड सो ऑन है, इस तरीके से। बाकी पाई और एच कट तो पता ही है, और दो तो नंबर ही है, ठीक है। इसका बहुत यूज होगा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। इसका भी डेरिवेशन है, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग टाइप देख रहे थे। देखो क्वेश्चन का टाइप कैसा आता है ना, वो तुमसे कहता है कि एक जो ये साई है, एक साई मतलब वेव फंक्शन है, ये नॉर्मलाइज्ड है, साइड नॉर्मलाइज्ड है। फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, ए फाइव ऑफ एक्स फाइव 1 प्लस बी फाइव ऑफ 5x मान लो, फिर प्लस सी 5 2 मान लो, ठीक है। इस तरीके से गिवन है। तो मान लो कि तुमको इसकी वैल्यू पता है, ए और बी की वैल्यू पता है न्यूमेरिकली, मतलब कुछ 1 2 3 4 10 जो भी दिया होगा न्यूमेरिकली नोन, और सी की वैल्यू कहेगा फाइंड करिए, तो बताना होगा भाई सी का वैल्यू क्या है, और हमें दे रखा है कि ये मेरा नॉर्मलाइज्ड है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने के लिए आपको पता है ये नॉर्मलाइज्ड है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो इसका मतलब साई ऑफ साई इक्वल टू 1 होगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे हमको इसका यूज करना है, मतलब साई, इसका मतलब साई स्टार है भाई, इसका मतलब ये सारे साई स्टार है, तो दिस इम्प्लाइज ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको करेंगे तो ए बी सी, हाँ, तो ए 5 1 ऑफ एक्स प्लस बी 5 5 ऑफ एक्स प्लस सी 5 2 ऑफ एक्स, ठीक है। फिर डंडा जिससे इसमें है, फिर साई, फिर से लिखो इसको जरा, वापस लिखो, ए 5 1 एक्स प्लस बी 5 5 ऑफ एक्स प्लस सी 5 2 ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा अच्छी से दिखा रही हूँ, पर लेकिन एग्जाम में इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन जैम में भी आते हैं इसी टाइप के। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको एक एक से मल्टीप्लाई करो,
देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को उससे मल्टीप्लाई करो आगे वाले से, फिर इससे मल्टीप्लाई करो और इसको अच्छे से लिखो। तो ये बनने वाला है a 5(1)x इंटू a 5(1)x, ठीक है। फिर प्लस a 5(1)x साथ में b 5(5)x, ठीक है। फिर प्लस आगे बनने वाला है a 5(1)x डंडा c 5(2)x, फिर प्लस आगे चलते हैं, अब b को सेम करेंगे ऐसी, b 5(5)x इंटू a 5(1)x, ठीक है। फिर प्लस b 5(5)x इंटू b 5(5)x, फिर प्लस b 5(5) इंटू c 5(2) ना। आगे c के साथ भी चलना होगा हमको। तो देखो c के साथ चलते हैं, प्लस c 5(2)x, पहले 1 के साथ जाएगा तो a 5(1)x प्लस c 5(2)x इंटू b 5(5)x, ठीक है। फिर प्लस c 5(2)x इंटू c 5(2)x, ठीक है। देखो समझ में आ रहा होगा, बस ऐसे मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर की तरह इसको मल्टीप्लाई कर दो एक एक करके, ये नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसमें देखने का बात, वेक्टर की तरह मैंने इसलिए कहा है क्योंकि असल में वेक्टर की तरह बिहेव करता है। अभी देखना है वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। मैंने इसको पूरा वैसे वैसे कैलकुलेट किया, बट देखो अभी मैं क्या समझाना चाहती हूँ। देखो यहाँ से ए को बाहर ले लो, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, तो कांस्टेंट है। अभी मैं 5(x) की जगह पे सिर्फ 5x लिखूंगी, तो ये बनने, अब कैसे बनेगा देखो, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर, अंदर बचने वाला है 5(1), फिर प्लस ए बी, यहाँ पे बनने वाला है 5(1), 5(2), प्लस ए सी, यहाँ पे बनने वाला है 5(1), 5(3), यहाँ पे 2 ये 5 है, सॉरी, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5 लिया है। अगर मैं समझा रही हूँ 2, 3, 5 भी 1 सेकंड बताती हूँ, तो फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, पहले 1 सेकंड देख लो पूरा। फिर प्लस इसी तरीके से होने वाला है ए बी ए 5(5), 5(1) है, फिर प्लस बी स्क्वायर 5(5), 5(5), इस तरीके से पूरा ऐसे बन जाएगा। एक टर्म तुम्हारा आने वाला है सी स्क्वायर 5(2), 5(2), ठीक है, लास्ट टर्म। अब देखो जो ऊपर इतना समझाया था कि भाई अगर 5(1) सेम सेम हो तो वो 1 हो जाएगा, और अगर डिफरेंट हो 5(2) हो 5(3) हो, ऊपर बताया था ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये 5(1), 5(1) है तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट, इधर 1 इधर 5 है तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी तुम्हारा 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये पूरा इक्वल टू 1 के बराबर है क्योंकि नॉर्मलाइज दे रखा था। तो इसका मतलब लास्ट में क्या बनने वाला है, दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से जिसका भी वैल्यू मिसिंग होगा, बाकी 2 का दिया होगा, 1 का नहीं दिया होगा, तो गुणा भाग करके निकाल ही सकते हैं हम लोग। फाइंड दी मिसिंग 1, तो समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन करना है। अब मैंने किस लिए कहा कि ये वेक्टर की तरह बिहेव करता है, देखो लास्ट में देखो आंसर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अगर तुमसे मैं कहती ai प्लस बी जे प्लस सी के मल्टीप्लाई करो सेम इसी से, ai प्लस बी जे प्लस सी के डॉट प्रोडक्ट है, तो कैसा आएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है, ये जो इसको से देखोगे, देखो क्या आया, इसको इससे खुद से एक बार मल्टीप्लाई करना था सेम टू सेम से एक बार वापस से, तो ए स्क्वायर आता, यहाँ से बी स्क्वायर आता, यहाँ से सी स्क्वायर आता, और इक्वल 1 हमें पता है क्योंकि हमारा साइन नॉर्मलाइज है। ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर मैंने अच्छे से बता दिया। अब बाकी, और अब हम इतना लंबा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करने वाले, हम लोग छोटे छोटे में करेंगे।
ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है और दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिस चीज की पूछी हो, मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर साइन हमको पता है, फाई एन हमको पता है 2/l रूट में साइन n बाई एक्स बाई एल है, तो इसका मतलब जो ऊपर फाई वन था वो और कुछ नहीं, वो 2/l साइन पाई एक्स बाई एल है। मेरा जो फाई था वो हो जाएगा 2/l साइन में पाई एक्स बाई एल, और जो मेरा फाई थ्री था वो हो जाएगा 2/l रूट में साइन 3 पाई एक्स बाई। समझ रहे हो ना, मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। ये जो है तो वो तुमसे पूछता है भाई इस फाई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर फाई वन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो कोफिशिएंट होते हैं ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फाई एन, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फाई वन इज probability of that, जो भी चाहिए होगा ना, ऑफ दैट फाई कर दो, चलो फाई एन कर दो, या उसके करस्पॉन्डिंग जो भी चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई की चाहिए या मेजरमेंट चाहिए ई का, उसके लिए। इसको भी एक क्वेश्चन में देखेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, इसी वाले ही जो एक एग्जाम्पल ऊपर ले रखा है, ये तो जर्नलाइज हो गया ना, अब तुम्हें नंबर दे दें तो भाई फिर पूरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये रहा, तो फाई वन के लिए तुम्हारा क्या होने वाला है, ए स्क्वायर बनने वाला है। ये क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, फाई की प्रोबेबिलिटी भाई बी स्क्वायर होने वाली है, और सी स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी, ओ सॉरी फाई टू की प्रोबेबिलिटी सी स्क्वायर होनी चाहिए। और एक चीज और, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जादू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। हमने प्रूफ नीचे कर ही रखा, होना भी चाहिए। अभी पूरा एक क्वेश्चन समझते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि भाई मेजरमेंट बता दो एनर्जी का, वो भी चलो देखते हैं कैसे होगा। तो मैं क्वेश्चन उठा लेती हूँ, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, और अगर जिसको बुक के लिए पूछना, बुक देखना हो तो देखो दो बुक आती है अच्छी सी, एक तो ग्रिफिथ आती है और दूसरी जेटली आती है। और मैं प्रेफर करूंगी तुम लोग जेटली लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जेटली में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो जितने हैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन है उसमें। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने अनसॉल्व का है, 2019 में आया हुआ है, तो बुक लेके बैठना, मैं करवाने वाली नहीं हूँ। 2019 का सेकंड नंबर पे कह रहा है कि द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इनसाइड एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ अ लेंथ ए इज गिवन एज। देखो हमको दे रखा है एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है जिसकी लेंथ ए है। अब देखो ये हो सकता है -a/2 से a/2 भी हो, या फिर ए से 0 से ए भी हो, है ना, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। बट आगे देखो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है, ये जो मेरा साई ऑफ एक्स है वो है a/√2 फाई वन एक्स प्लस 3/10 रूट में फाई थ्री ऑफ एक्स प्लस 1/√10 में फाई फाइव ऑफ एक्स। और जहाँ पे फाई एन दे रखा है, इसी से हमें अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये मेरा सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। फाई ऑफ एन एक्स हमको दे रखा है रूट में 2/n साइन n पाई एक्स पाई ए, जहाँ पे जो तुम्हारा m मतलब m मास होगा वो क्वेश्चन में खुद ही आएगा, मतलब पार्टिकल का मास m दे रखा है। तो देखो इससे आइडिया लग जा रहा है साफ साफ कि ये तुम्हारा 1D बॉक्स है। कैसा 1D बॉक्स है ही, पर लेकिन कैसा एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक आया तो इसकी लिमिट कुछ नहीं सोचना है, 0 से a है ना, और लेंथ a ही हो गई। चलो पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि कह रहा है कि ये जो ए भाई साहब है ना ऊपर, इसको बताओ ये कितना होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। अब अभी तो जस्ट ऊपर हमने ऐसा ही देखा, देखो इसका मतलब ये नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइज गिवन है। ठीक है, अब चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, पर लेकिन जैसे लिख दिया कि वेव फंक्शन लिख दिया ना, तो अब कोई वेव फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मलाइज होना चाहिए वेव फंक्शन। तो ये दिमाग में कॉमन सेंस है कि ये नॉर्मलाइज ही होगा। तो सॉल्यूशन के लिए कैसे लिखोगे, तो आप डायरेक्ट लिखना, उतना लंबा थोड़ा करने की जरूरत नहीं, हमें पता है साई ऑफ एक्स
1 होगा। ठीक, तो देखो इसको कैसे लिखोगे, तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर बाई 2 है ना। आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पे 5 1 लिख देना एक स्टेप बढ़ाने के लिए, वैसे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस आगे हो जाएगा 3/10 5 3 प्लस 1/10 5 और ये इक्वल टू 1 है। और बाकी और भी जो टर्म्स आते हैं सारे जीरो हो जाएंगे भाई, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वल टू 1। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा अपना वैदिक मैथ लगा के ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना बनेगा, 5a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 ये 4 हो गया और 10 उधर चला जाएगा, मतलब 5a स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 6/5 रूट में, है कि नहीं। a की वैल्यू आ गई, यहाँ से हो गया, पहला पार्ट यही था। दूसरा पार्ट हमसे पूछा है कि इफ मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी आर कैरीड आउट व्हाट आर द वैल्यूज दैट विल बी फाउंड एंड व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब एनर्जी की मेजरमेंट पूछिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी मेजरमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एच साई इक्वल टू ई साई होता है ना। तो इसका मतलब यही एनर्जी मेजरमेंट है हमारी। मतलब अगर एच 5 1 इधर 5 1 है तो हमको E1 5 1 मिलने वाला है, अगर एच 5 5 होगा तो हमें E5 5 5 मिलेगा, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं हम लोग पहले पार्ट में, इसमें पहला हमारे पास क्या है, 5 1 है, तो दिस इम्प्लाइज एच ऑफ 5 1 करेंगे तो हमको मिलने वाला है E1 5 1। तो भाई इसकी एनर्जी क्या हो गई, मतलब मेजरमेंट एनर्जी हो गई E1, तो मेजरमेंट एनर्जी E1। अब हमें En तो पता ही है, En क्या होता है ऊपर लिखवाया था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर। हाँ यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या पता एल देता तो मैं एल स्क्वायर लिखते। तो दिस इक्वल टू भाई एन का वैल्यू 1 रख दो, हमें E1 चाहिए, तो E1 इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ये हो गई इसकी मेजरमेंट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है, जो उसके आगे कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, बताया था ना कोफिशिएंट का स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, a बाई रूट 2 था ना, a की वैल्यू पुट कर दो तो 6/5 रूट में इंटू 2 रूट में, तो 6/10, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6/10, क्योंकि रूट में है, स्क्वायर कर दोगे तो 6/10 होगी। तो हम लोग लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ 5 1, मेजरमेंट एनर्जी ऑफ 5 1 इज इतना विथ प्रोबेबिलिटी इतनी। समझ रहे हो ना, मतलब अगर थोड़ा लैंग्वेज में लिखने का मन हो ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी in 5 1 is pi square h cut square upon 2ma square with probability कितनी होगी इसकी 6/10। इस तरीके से दूसरी की बात करते हैं, फाई 2 की, फाई 2 है कि फाई 3 है, फाई 3। तो फाई 3 के लिए जब बात करेंगे तो ये होने वाला है h फाई 3 इक्वल टू तुमको गिवन देगा E3 फाई 3। तो मतलब यहाँ पे हमको E3 चाहिए, तो मेजरमेंट एनर्जी की हो जाएगी E3, मतलब n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी होने वाली है जो इसका कोफिशिएंट था फाई 3 के साथ, देखो रूट में 3/10 है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। समझ रहे हो ना, ये लाइन दोबारा से लिख देना, यही वाली सेम, बस 5 1 की जगह पे 5 2 कर देना और यहाँ पे 9 जोड़ देना, और प्रोबेबिलिटी भी चेंज आएगी, 3/10 हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 5 बचता है, तो ये हो जाएगा h 5 5, ये हमको देगा E5 ऑफ
5 E5 मतलब भाई 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m²। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसके आगे 1/√10 लिखा हुआ था तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी। समझ रहे हो ना कैसे करना है। ये इतने हो गई। अब तो एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अपनी सहूलियत के लिए देखो सारी प्रोबेबिलिटी को जरा जोड़ो। 3/10, 1/10 और पहले वाली की कितनी आई थी 6/10। सबको जोड़ो 6 7 3 10 10/10 इक्वल टू 1। देखो 1 आना भी चाहिए, प्रोबेबिलिटीज की पूरी प्रोबेबिलिटी जोड़ के 1 आना भी चाहिए, तो 1 आ भी गया। इसका सी पार्ट है कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी। क्वेश्चन सी पार्ट एवरेज एनर्जी। अब देखो एवरेज एनर्जी तुमसे पूछिए तो एवरेज एनर्जी कैसे होती है, जैसे ई की एवरेज एनर्जी पूछी है तो इसका मतलब है कि E1 P1 प्लस E2 P2 प्लस सो ऑन ऐसे चलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कौन से हैं, तो मतलब इधर अपने क्वेश्चन के लिए देखेंगे, ये हो जाएगा E1 P1 प्लस E3 P3 प्लस E5 P5। इनको जरा सॉल्व कर देते हैं। E1 कितना आया था पाई स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा आया था पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट। ये आया था एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m² प्रोबेबिलिटी कितनी थी इसकी 6/10। ठीक है, प्लस अगला वाला आया था 9 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m² इसकी प्रोबेबिलिटी थी 3/10। फिर प्लस लास्ट वाला आया था 25 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma², इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/10। ले लो सबको जोड़ दो। देखो ये नीचे का पूरा सेम है, ऊपर है 6 इंटू 27 और इंटू 25, तो जोड़ो 40। ये हो जाएगा 40 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 20m² और देखो यहाँ जाएगा 2 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ma²। तो दिस इज द आंसर। है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे करना है क्वेश्चन। देख लो एक बार सारा पूरा, ये एनर्जी की हो गई कैसे कैलकुलेशन। अगर तुमसे मान लो किसी और का पूछ लेता, एनर्जी ना पूछ के अगर पी का पूछ लेता, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे पी पूछ लेता, तो पी के करस्पॉन्डिंग जो पी एन बताया था ना उससे करते हैं उसको। वैसे एनर्जी हमेशा पूछता है और ये जैम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार चाहे उठा के देख लेना, बुक में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे होते हैं। और सॉल्विंग के लिए जेटली बेस्ट है, उसी को करना। ठीक, इसमें और कोई पार्ट तो है नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 2018 का। तुमसे कह रखा है पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज इन अ स्टेशनरी स्टेट हुज वेव फंक्शन इज गिवन इज, हमको वेव फंक्शन गिवन है साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 a 1 प्लस कॉस पाई एक्स पाई ए और 0। ठीक है, ये है x लेस देन -a और ये है -a से बड़ा है x और या तो छोटा है या बराबर है के, और ये है रेस्ट आगे का मतलब x ग्रेटर देन a। कुल मिला के देखा तो इनका तो कोई सेंस ही नहीं बना, लिमिट हमको -a से a दे दी गई है कि नहीं। तो एक चीज मैं बता दूं, ये ना जो AU का MSc एंट्रेंस का हुआ है, ये 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, बस उसमें ना 0 नहीं दिया था, उसमें सिर्फ इतना पूछा था कि साई एक्स तुमको इतना दे रखा है, ये इतना है ना। खैर मुझे तो आधा इतना पता था कि ये a हो जाता और साथ में a प्लस कॉस पाई एक्स वाई हो जाता ना, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाता थोड़ा सॉल्व करने पे। इसको बाद में देख लेना, अभी ये जब बहुत अच्छे से आ जाएगा तो तुम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर लेकिन अभी यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो ये था, और इसकी लिमिट -a से a है, -a से a लिमिट है, तो सीधे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये एसिमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एसिमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन। ओके, इतना हो गया पाई। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको नॉर्मलाइज करके एक ही वाली का पूछिए, क्वेश्चन पूछिए।
ए की वैल्यू क्या है, इसलिए कह रहे हैं जिसको जिसको एमएससी एंट्रेंस देना है यू का, वो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेगा अनसॉल्व, क्योंकि इसका खुद का तो पेपर आता नहीं है, और दूसरा प्रोफेसर के नोट से गो थ्रू होना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो नॉर्मलाइज करना है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, मतलब जब हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे तो दिस इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई का कंजुगेट साई डी टाउ इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको टुकड़ी में तोड़ दो, पहला वाला जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए जा रहा है, ये 0 इंटू डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस माइनस ए से ए जाएगा बीच वाला। अब कोई कंजुगेट पार्ट तो है नहीं तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई ए का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस लास्ट ए से इन्फिनिटी 0 डी ऑफ एक्स। ये दोनों तो चले गए अपने आप, मर गए। आगे देखो इतने का ये इक्वल टू 1 होगा पूरा ना, इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, माइनस ए से ए स्क्वायर बाहर ले लो कांस्टेंट, इसको थोड़ा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे 2 करो, यहाँ से 0 से 1 करो, देखो हो जाएगा ना। डेफिनेट इंटीग्रल का है ये पार्ट, आगे आएगा 1 प्लस इसको ओपन कर दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई ए प्लस 2 कॉस पाई एक्स बाई ए डी ऑफ एक्स पूरे का, और ये इक्वल टू 1। अभी हम कॉस स्क्वायर को भी नहीं कर सकते, इसको भी थोड़ा और खोलना पड़ेगा, जाएगा 2a स्क्वायर 0 से a, देखो इसका तो तुरंत ही हो जाएगा x, चलो अभी रहने दो 1 प्लस इसको थोड़ा तोड़ देते हैं 1/2 cos 2 पाई x बाई a प्लस 1 है ना, और इधर प्लस 2 cos पाई x बाई a पूरे का डी ऑफ x है और इक्वल टू 1। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फोरियर सीरीज में भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो इंटीग्रेट करना है भाई, कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो साइन बनने वाला है, ठीक है, साइन बन रहा है, और यहाँ पे कैसा है कि 2 पाई एक्स बाई ए है या फिर पाई एक्स बाई, जैसे जो भी हो, नीचे अगर ए है और इन दोनों लिमिट में भी सेम चीज है, जैसे यहाँ पे ए है ना, जीरो जीरो है इसलिए वो तो डायरेक्ट जीरो ही हो जाएगा, साइन जीरो जीरो ही होता है, बट देखो ऊपर ए है तो तुम यहाँ पे जैसे ए रखो, से ए से गया 2 पाई बना, यहाँ पे ए से गया पाई बना, अब भाई साइन एन पाई चाहे जो हो वो जीरो होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट जीरो कर दो, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, पूरा टाइम वेस्ट है। तो ये यहाँ से अभी आगे बनने वाला है 2a स्क्वायर, अब सिर्फ यहाँ पे ये बचा, इधर 1 बचा, और ये हाफ ऑफ 1 मतलब बचा, मतलब 0 से इंटीग्रेट 3/2 डी ऑफ एक्स, तो देखो हमारा 1 इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज 2a स्क्वायर 3/2 इंटू a इक्वल टू 1, 2 से 2 गया तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1/√3। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना, इसलिए बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, ज़्यादा टफ इंटीग्रेशन नहीं आते इसमें, भले ही तुमको वेव फंक्शन बहुत बड़े दिखे, ऐसे भी दिखेगा e की पावर 2k प्लस 3ij 3i10 है ना, इस तरीके से। पर देखो जैसे तुम साई स्टार लोगे वो -i30 बन जाएगा, और यहाँ से दोनों कट जाते, तो बहुत ईजी हो जाता है। आगे है क्वेश्चन तो देखेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना ही बस। तो ये तो देखो इतना लंबा, मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी करा देती पर लेकिन थोड़ा कंसेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ी धीरे धीरे पढ़ाया, जो पहला वाला क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, बाकी तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।